हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होमलैंड एकेडमी पे। मैं हूं आपका दोस्त मनीष मिश्रा और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10th के हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही लेंदी चैप्टर। हालांकि हम इसको उतना लेंदी ले नहीं जाएंगे, इस वीडियो को हम शॉर्ट में रखेंगे। इस चैप्टर का नाम है प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इस चैप्टर में सारी मतलब जो भी हमारी डिस्कशंस होंगी उनका यही मतलब अंश रहेगा कि आखिर ये प्रिंट को जो हम लोग देखिए टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर रोज पढ़ रहे हैं या और सारे पोस्टर्स को हम जो देखते हैं, वो क्या शुरू से ऐसे था या ये इनका काम क्या है। जैसे हम छोटी बातें पहले करते हैं, जैसे हम पढ़ने की बात की, हम पढ़ने के लिए टेक्स्ट बुक यूज करते हैं, तो हम तो पढ़ाई तो हम गुरुकुल वगैरह की जो बातें हैं वो तो हम बहुत पहले से कहते हैं कि हम इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है वो था, पढ़ाई होती थी, सब लोग गुरुकुल में जाते थे, गुरु के पास बैठ के शिक्षा लेते थे। तो उस दौरान क्या प्रिंटिंग का, राइटिंग का क्या सारा सीन था, ये सारे एक डाउट बने रहते हैं हमारे दिमाग में। और जब हम इस चैप्टर को खोलते हैं तो अराउंड 500 एडी के आसपास या मतलब बोल दिया 6th सेंचुरी, तो वही हमारे प्रिंटिंग की शुरुआत बताई जाती है चाइना से जो की। तो हम सोचते होंगे कि जो हमारा ऋग्वेद वगैरह लिखा गया था वो तो 1500 बीसी में लिखा गया था, वो कहाँ लिखा गया था? क्या उसको पेपर पे लिखा गया था या कहाँ लिखा गया था? या हड़प्पन सोसाइटी में भी हम राइटिंग के देखते हैं, राइटिंग पेपर बाद में डिस्कवर हुआ, राइटिंग बहुत पहले से हो रही है, लेकिन राइटिंग किस पे? सारी राइटिंग्स पेपर पे नहीं है। हड़प्पा में भी देखते हैं हम लोग, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें सील्स मारे जाते हैं हमारे पास, जो मिट्टी का, कच्ची मिट्टी का स्लेट रहता था, उस पर कुछ भी लिख दिया गया, उसके बाद उसको पका दिया गया, जैसे ईंटें पकाए जाते हैं उसको भी बर्न करके पकाया गया, और वो फिर कैसा तैयार हो गया? वो एक ऐसा मॉल्ड तैयार हुआ जिससे हम क्या कर पाए, फर्दर उसको एक मतलब डॉक्यूमेंटेशन के टाइप में रख पाए। भाई एक बार वो मिट्टी से जब ईंट में बदल गया तब तो हम उसमें कोई चेंज कर नहीं पाएंगे, वापस उसमें पानी डाल के गीला भी नहीं कर सकते। तो ये सारी सिचुएशंस जितने भी हमारे पास डेवलपमेंट सीरीज वाइज हैं, इसको हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। सबसे पहले देखिए, जो प्रिंट की आज हम महत्वपूर्ण कितना है हमारे लिए हम जान चुके हैं कि हम नक्खे नक्खे जगह जगह पे देखते हैं कि प्रिंटेड मटेरियल हमारे पास है, चाहे वो नॉवेल्स हैं, बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, पोस्टर्स हैं, पैम्फलेट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इनके बिना हम अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। बिना बुक्स के अभी हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो शायद कहोगे कि सर ये तो पॉसिबल नहीं है। आप इंटरनेट वगैरह से पढ़ते हो लेकिन उसमें भी डिजिटल डिवाइड आता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो इस डिजिटल दुनिया से बिल्कुल ही अलग हैं, अभी तक वो इंटरनेट से जुड़ नहीं पाए हैं, उतना ऑनलाइन सुविधाएं उतना वो लोग नहीं उठा पाए जितना हम नॉर्मली देखते हैं। तो उनके लिए तो वही बुक्स एक माध्यम है। कहीं किसी ने उनको अपनी पुरानी किताबें दे दी, वो उससे पढ़ के अपना आगे निकल गए, या कहीं से वो रद्दी वालों से कोई किताब खरीद लेता है, उसको पढ़ने लगता है। तो देखिए किताबें हैं या बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लिए जगह जगह पे एक मतलब समझिए कि वो एक माइलस्टोन के टाइप से हमारे लिए काम करते हैं। तो जो फर्स्ट प्रिंटेड मटेरियल की बात करते हैं तो सबसे पहले ना प्रिंटिंग जो आई वो छपैया आपकी कुछ ना कुछ मतलब जैसे आज के टाइम पे मोहर लगाते हो ना, स्याही लगा के उसको कागज पे ठप्पा लगा दिए, उसी तरीके से हमारे पास वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक डेवलप हुई चाइना में, जहां पे क्या करते थे, इंक से मतलब लगे हुए उस वुड ब्लॉक को पेपर के अगेंस्ट पेपर पे रब करते थे, तो जो वुड ब्लॉक पे है वही सेम टू सेम चीज पेपर पे छप जाती थी। पेपर का भी आविष्कार पहले चाइना में ही हुआ और वहीं से ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक भी आगे गई। अच्छा, सबसे पहले जो प्रिंट हुआ था मटेरियल वो वहां पे सोचिए सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता था उस टाइम पे, अराउंड 5th-6th सेंचुरी में। जो इंपीरियल चाइना था वो एक ब्यूरोक्रेटिक मतलब पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन कराता था, जो वहां के नौकरशाही थी उसके लिए वो लोग सिविल सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट कराते थे। और वही एग्जाम, वो एग्जाम स्टेट स्पॉन्सर्ड होता था, मतलब सरकार ही कराती थी वहां की। और वही जो मतलब जो लोग कैंडिडेट्स उस एग्जाम में अपियर करके एक आईएएस सिविल सर्वेंट वहां के बनना चाहते होंगे, वो लोग वही मटेरियल पढ़ते थे और उस मटेरियल को पढ़ के एग्जाम देते थे। और वो जो मटेरियल है, जो जिस बुक की हम बात कर रहे हैं, उसको वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक से छापा गया था। अच्छा, वहां के बाद प्रिंट इन जापान की जब बात करते हैं तो जापान में प्रिंट, यही जो बौद्ध भिक्षु थे, मतलब मिशनरीज थे जो बुद्ध धर्म को फैलाने गए थे, बुद्धिस्ट धर्म को, वही अपने साथ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक को जापान ले गए थे।
जापान में पहली बार 868 एडी में एक बुक छपी थी, जो हमने बताया ना मतलब जो बुद्ध के प्रचारक थे, तो उसी से रिलेटेड उन्होंने किताब भी छापी, बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र। उस किताब का नाम यही था। ये किताब जापान में छापी गई थी। उसमें आपको क्लियर ही है कि वो बुद्धिस्ट मतलब रिलीजन से संबंध रखने वाली बुक है, तो जरूर बुद्ध धर्म के बारे में उसमें कुछ ना कुछ लिखा होगा। वो किताब छपी गई थी और उस किताब को भी छापा गया था इसी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक से। बाद में प्रिंट जो है वो एक सिटी है ईडो नाम की, तब ईडी इस तरीके से जानते थे उसको हम, जिसको आज के समय में हम टोक्यो जानते हैं, टोक्यो नाम से। वहां पे प्रिंटिंग अच्छी खासी डेवलप की, और प्रिंट वहां पे सिर्फ और सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था। जो खेलने वाले प्लेइंग कार्ड्स, ताश के पत्ते थे, उस पे भी, या जो धीरे धीरे जो पोस्टर्स वगैरह वहां पे बनाए गए, और बहुत सारे डिजाइन्स और जो कार्टून्स वगैरह वो भी बनाए गए, जैसे टी गैदरिंग्स की हो गई या फिर और किसी हैप्पी ओकेजन की, तो वो सारी प्रिंटिंग्स वहां पे होती थी। ठीक, फिर प्रिंट कम्स टू यूरोप में आप क्या पढ़ोगे कि यूरोप में प्रिंट कैसे गया। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो यूरोप को जाने वाला सामान जो चाइना से जाता था, वो एक रूट से जाता था जिसको हम बोलते, या हम आज भी उसका नाम सुनते हैं, सिल्क रूट। नाम था सिल्क रूट, और नाम से क्लियर भी है कि इसी रूट, इसी मार्ग से सिल्क होके जाता था। सिल्क चाइना में पाया जाता था शुरू शुरू में, मतलब चाइना के लोग उस टेक्निक को जानते थे, जिस तरीके से वो उस रेशम के कीड़े से रेशम निकालते थे। वही वो लोग अलग अलग देशों में जहां जहां उसकी डिमांड होती थी वहां एक्सपोर्ट करते थे। दूर दूर तक इसका एक्सपोर्ट फैला हुआ था। ये एक्सपोर्ट मतलब लैंड रूट से भी था, और बाद में मैरीटाइम भी हुआ, मतलब वो समुद्र के रास्ते भी जाता था, और आज के जो रोड मतलब रोडवेज हैं उनसे भी जा रहा है। आज के समय में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना चलाता है, वो उसी सिल्क रूट को वापस से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जो सिल्क रूट था उससे सिर्फ और सिर्फ सिल्क ही ट्रैवल नहीं करता था, वो तो एक रूट था, जगह मतलब बन गई थी कि ये मार्ग चाइना से होते हुए यूरोप जाएगा। अब वहां पे उस मार्ग से जरूरी नहीं कि हमेशा सिल्क ही जाए, जिसको और काम से भी यूरोप जाना है वो उन्हीं के कारवां के साथ लग जाता था और साथ में पहुंच जाता था। मान लो किसी को यूरोप घूमने का मन है तो भी जा सकता था साथ में, किसी को यूरोप में और कोई चीज ट्रेड करने जानी है अदर देन सिल्क, तो वो भी जा सकता था। तो इसी सिल्क रूट से पहली बार पेपर जो है वो यूरोप पहुंचा था। और बाद में बात की जाए लगभग 1295 में, तो एक वेनिशियन ट्रैवलर थे जिनका नाम था मार्को पोलो, इटली के रहने वाले थे। मार्को पोलो इटली के रहने वाले थे जो चाइना घूमने आए हुए थे, और अपने इस दौरे के मतलब जो चाइना वो विजिट करने आए थे, उसी दौरे में उन्होंने ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक सीखी और इसको अपने साथ जो है इटली ले गए। अब इटली में जब वो टेक्निक पहुंची तो वहां से धीरे धीरे इटली से धीरे धीरे बाकी सारे यूरोप में भी ये टेक्निक जो है वो फैलने लगी। और ये टेक्निक के फैलने से क्या हुआ, सब जगह पे प्रिंटिंग और पेपर दोनों की डिमांड बढ़ने लगी। अच्छा, पहले यूरोप में जो मतलब ये टेक्निक पहुंची तो सबने नहीं तुरंत उसको मतलब कहा कि हाँ ये तो बहुत अच्छी चीज आ गई, बहुत अच्छी चीज आ गई। बहुत लोग को तो ये लगा कि जो मतलब खासकर वहां की एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी थी, जो हाई सोसाइटी थी, वो पहले कैसे, वो उनकी पढ़ाई लिखाई जो थी या जो वो मतलब रीडिंग मटेरियल यूज करते थे वो काफी महंगा और मतलब थोड़ा एरिस्टोक्रेटिक है, तो समझ लो कि वो काफी मतलब जो कह सकते हैं उसको थोड़ा सा रॉयल चीज है वो। जैसे एक पेपर था, पेपर नहीं कहेंगे उसको, जानवर की चमड़ी से मतलब लिखावट करके वेलम, वेलम बोलते हैं उस पीस ऑफ मटेरियल को जो जानवर की चमड़ी से बना है, उस पर कुछ ना कुछ लिखावट होती थी। तो अमीर लोग चाहे अपने ऑटोबायोग्राफी मतलब बायोग्राफी लिखवा रहे हैं या मेमोइर्स लिखवा रहे हैं या कोई और मटेरियल उनके पढ़ाई से रिलेटेड है, तो वो उसको वेलम पे लिखवाते थे। तो वो लोगों ने जो मतलब हाई सोसाइटी थी वो इस पेपर पेंटिंग पे हंसते थे, उसकी मतलब मजाक बनाते थे कि ये सब क्या है, ये तो सस्ती मतलब चीप और वल्गैरिटी है ये सब। लेकिन फिर भी सस्ता होने की वजह से ही गरीबों में देखा गया जो मतलब वर्किंग क्लास था या जिनकी इनकम एरिस्टोक्रेटिक जैसी नहीं थी, वो इसको अच्छे खासे तरीके से अपना रहे थे और ये टेक्निक जो है प्रिंटिंग की वो धीरे धीरे विस्तृत हो रही थी। और यही वुड ब्लॉक की जो हैंड प्रिंटिंग टेक्निक है वो बाद में बदल गई
प्रिंटिंग प्रेस में मैकेनिकल प्रिंटिंग बन गई। ये किसकी वजह से हो पाया? ये ब्रेक थ्रू मिला हमें स्ट्रासबर्ग जर्मनी में। जर्मनी में एक जगह है, वहां के स्ट्रासबर्ग के ये थे गुटेनबर्ग, जोहान गुटेनबर्ग। वो एक्चुअल में जोहान गुटेनबर्ग की थोड़ी सी कहानी भी बताई है कि जोहान गुटेनबर्ग एक मर्चेंट के मतलब लड़के थे। इनके पिताजी व्यापारी थे, बड़े व्यापारी थे, और इनके पास बहुत अच्छा खासा एग्रीकल्चरल लैंड था जहां ये पले बड़े हुए थे। तो वहां पे इनको जो बहुत सारे वाइन प्रेसेस, मतलब जो ग्रेप्स को मतलब ऐसे होती मशीन ऊपर से दबाते हैं तो नीचे जो मतलब ग्रेप्स वगैरह हैं या ऑलिव्स हैं उनका जूस निकल जाता है। बाद में उसी जूस को लोग वाइन बनाने के लिए अलग अलग तरीके के मतलब काम में लेते हैं। तो उसी प्रेस को ये बाद में प्रिंटिंग प्रेस में कन्वर्ट करते हैं। उससे जो प्रेस कर रहे हैं वो प्रेस करने के साथ साथ उसमें कुछ ना कुछ उन्होंने सांचा तैयार कर रखा है, मतलब उसमें उन्होंने जो अल्फाबेट्स हैं वो अरेंज कर दिए हैं। कैसे? उसमें माहिर कैसे थे? तो ये भी बताया गुटेनबर्ग जो बचपन से ही धीरे मतलब काफी शातिर थे और उन्होंने पॉलिशिंग वगैरह सीख ली थी और वो एक शानदार गोल्ड्समिथ जो सुनार होते हैं वो बन गए थे। तो गोल्ड्समिथ छोटे छोटे ये ट्रिंकेट्स वगैरह बनाते थे, जिससे मतलब जैसे नाक में पहने जाने वाला या और गले में छोटे छोटे नेकलेस जिसमें नक्काशी बहुत ज्यादा होती है। तो उसी की वजह से ये अक्षरों की भी नक्काशी करके अपना ये अच्छा खासा प्रिंटिंग प्रेस बना दी थी। वो अक्षर उनको ने मतलब सांचे में लगा दिया था और जब वो प्रेस करते थे इंक में लगा के तो कागज पे नीचे छप जाता था। तो इस तरीके से उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बनाया था और यही प्रिंटिंग प्रेस धीरे धीरे क्या हुआ, बाकी और जगहों पे यूरोप में फैलना चालू हो गया था। अच्छा, प्रिंट रेवोल्यूशन और उसका इंपैक्ट बढ़ते हैं। जो प्रिंट रेवोल्यूशन मतलब जब ये, अब देखिए पहले तो वुड ब्लॉक हैंड प्रिंटिंग टेक्निक थी, फिर धीरे धीरे क्या हुआ मैकेनिकल प्रिंटिंग पे हम लोग आ गए। तो इसका मतलब जब उसकी डिमांड है तभी ना इतने सारे आविष्कार उस रिलेटेड हो रहे हैं। अगर कोई मतलब गैर चर्चे वाला टॉपिक होता तो उस पर कोई ध्यान क्यों देता। ये उस वक्त एक रेवोल्यूशन ला रहा था, एक बहुत सडन एक मतलब रेवोल्यूशनरी चेंज ला रहा था, एक क्रांति आ रही थी जिसमें बहुत लोग को जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे वो अब पढ़ लिख रहे थे। शुरुआत में तो देखो नॉलेज पास ऑन होता था आपके मतलब ओरली, किसी ने बोल दिया तो किसी ने सुन लिया, उसने जो सुना है वो आगे किसी को सुना दिया, फिर इस तरीके से नॉलेज पास ऑन होती रहती थी। इवन हम देखेंगे कि बहुत लोग को मतलब पढ़ना लिखना आता भी नहीं था और लिटरेसी रेट भी उस समय यूरोप में काफी कम था। तो हुआ क्या कि जब प्रिंट आने लगा तो धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट पढ़ने में और लिखने में ज्यादा होने लगा। देखिए प्रिंट मटेरियल जो छप रहा है वो भी उसमें भी क्वालिटी होनी चाहिए। सब कोई आप उसमें आम घास कुछ भी नहीं छाप सकते हो। उसी दौरान उभर के आए नए नए लेखक, जिन्होंने मतलब बहुत सारे प्ले राइटर्स आए, बहुत सारे जो पोएट है वो उभर के आए, बहुत लोगों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी। जो मर्चेंट्स वगैरह जो व्यापारी हैं दूर देश गए हैं वहां ने उन मतलब उस वॉयज का उन्होंने उसमें जानकारी दिया कि कैसे कैसे हम गए, क्या क्या हमारे मतलब एक्सपीरियंसेस थे वहां पे। तो इस तरीके से जब करके आए तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को जब लिखना या छापना चालू किया तो उसको पढ़ने वाले लोग भी थे। अब भाई जो नॉर्मली कैसे जब कोई जा नहीं पा रहा है किसी ट्रिप पे तो वो क्या करता है उस ट्रिप का वीडियो देख लेता है, उस ट्रिप की कहानी सुन लेता है, तो उसको भी वर्चुअली उतना मजा आ जाता है। तो यही जो मतलब जो सिस्टम है वो यहाँ पे डेवलप हो रहा था। एक नई रीडिंग पब्लिक उभर के आ रही थी जिसका इंटरेस्ट पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा हो रहा था। अच्छा, जब मटेरियल जितने जा रहे पढ़े जा रहे हैं छापे जा रहे हैं तो एक टॉपिक है जो रिलीजन से रिलेटेड, वो कैसे पीछे छूट जाएगा। रिलीजियस डिबेट्स भी होते थे। लोगों ने जैसे एक मार्टिन लूथर थे, मार्टिन लूथर 1517 में मतलब एक जर्मन मतलब पादरी थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी 95 थीसिस, जिसमें उन्होंने चैलेंज किया था जो ओल्ड टेस्टमेंट वगैरह वाली बातें रोमन कैथोलिक चर्च को। वो वहीं से हमारा प्रोटेस्टेंट वाला भी एक जो भाग है क्रिश्चियनिटी से वो निकल के आया। अब देखिए जो कैथोलिक होते हैं वो आंख मूंद के रोमन कैथोलिक चर्च को अपना चर्च मानते हैं, वहीं के पोप को अपना मतलब वो फादर वगैरह जो भी है वो मानते हैं। लेकिन प्रोटेस्टेंट थोड़े से अलग हैं, वो उतनी ब्रदरहुड उतनी उसमें बिलीफ नहीं रखते हैं। तो प्रोटेस्टेंट वगैरह वाला सीन भी देखिए प्रिंट कल्चर आने के बाद वहीं से उभर के आता है। अच्छा, इसके साथ साथ एक जो मिनेशियो करके एक आदमी थे, उन्होंने भी क्या किया था, वो एक मिलर थे, मिल में काम करने वाले। उन्होंने अच्छा खासा मतलब री इंटरप्रिटेशन किया था बाइबल का। उसके वजह से क्या हुआ, उनको मतलब जो रोमन कैथोलिक चर्च वाले हैं उन पे भड़के और उनको मतलब घसीटा, बाद में उनको
एग्जीक्यूट भी कर दिया। तो कारण एग्जीक्यूट मतलब मार दिया। ये कारण क्या था? सब कहीं ना कहीं प्रिंट की वजह से ही ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे थे। फिर बात करते हैं द रीडिंग मेनिया, मतलब अब इसकी जो रीडिंग की है वो सनक लोगों में आने लगी। अब लोग एक्सटेंसिवली रीड करने लगे, रीड कर रहे हैं, साथ में राइट कर रहे हैं, और अलग अलग जो मतलब जो सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीजों को ले रही है। जैसे अगर देखा जाए तो सोसाइटी में अलग अलग तरीके के लोग, एक वुमेन की क्या लाइफ होती है वो अगर अपनी लाइफ को एक बायोग्राफी में, एक ऑटोबायोग्राफी में लिखे, तो बाद में शायद एक नॉर्मल आदमी, या मतलब सोसाइटीज में भी देख लें, कोई अपर कास्ट का है, कोई लोअर कास्ट का है, कोई वर्किंग क्लास है, कोई मतलब जो कॉर्टिसान वगैरह है, तो ये सब लोग अपने अपने बारे में जब लिख रहे थे तो उसको पढ़ने वाले लोग भी उभर के आ रहे थे। इसके साथ ही साथ हमने देखा कि जो पर्चे थे, पैम्फलेट्स वगैरह, वो था, उसका भी अपना अलग अलग रोल था। और वो देखिए जो भी मतलब जो क्रांति थी, जैसे एक रेवोल्यूशन माना जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन भी। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन का देखा जाएगा तो उसमें भी दो चार राइटर्स थे, जैसे जीन जैक रूसो, जॉन लॉक। उन लोगों ने अपने आइडियाज को अपनी राइटिंग्स में सर्कुलेट किया, जहां पे कई बार ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट या व्हाट इज थर्ड स्टेट, मतलब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान में 9th क्लास में पढ़ा था कि जैसे वहां पे थे ना क्लर्गी, नोबेल्टी और थर्ड स्टेट, तो थर्ड स्टेट वाले ही केवल टैक्स देते, तो वो सब के बारे में उन्होंने अपनी किताबों में लिखा। और उन्हें देखिए, जो पढ़ पाते थे वो पढ़ते थे, और जो नहीं पढ़ पाते थे वो कह देते थे कि भैया तुम जोर जोर से पढ़ो, हम सुन के उसको समझ जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा देखिए रीडिंग एक हैबिट जो डेवलप हो रही थी, उसमें भी इंटरेस्ट जगाना जो ये पब्लिशर्स हैं उनका काम था। जो पब्लिशर्स थे, पब्लिशर्स क्या करते थे, उसी का बैले वगैरह करवाते थे, मतलब नुक्कड़ नाटक वगैरह करवाते थे, जिसमें बताते थे कि हमारी ये किताब आ रही है जिसमें ये स्टोरी रहेगी, कोई नरेट कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई उसी के गाने होने गा रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सब प्रिंट के जो प्रमोशन के काम करते थे। पहले ये चीजें थी, लिखने वाली चीजें थी, बट वो कैसे थे, वो वही पाम लीव्स वगैरह पे, बर्च पेपर पे, इसी सब पे लिखते थे, और जो कि काफी फ्रेजाइल हुआ करता था। मतलब सोचो कि पत्ते पे लिखें और पत्ता सड़ गया तो लिखावट भी उसी के साथ चली गई। तो उसको लिखना भी सोचिए कि एक डिफिकल्ट काम था, बार बार उसको दूसरे पन्ने पे उतारना पड़ता था, मतलब दूसरे पाम लीफ पे उतारना पड़ता था। और साथ ही साथ लिखने में भी बहुत मतलब टाइम लगता था। जो आदमी लिख रहा है उसको शांत मतलब अच्छे से लिखे, और क्या पता गलतियां भी हो सकती हैं, तो इंसान को इतना परफेक्ट होना चाहिए था। जो स्क्राइब होते थे वो बहुत परफेक्ट होते थे अपने काम में लिखने के। और ये काफी मतलब सोचो कि जैसे कोई ना कोई पैटर्न होता था उनका, जो स्क्राइब जो लिखने का काम करे, उनको हमेशा कोई ना कोई स्पॉन्सर करता था। जैसे कोई बड़ा रिच मर्चेंट है, या कोई एरिस्टोक्रेट है, या कोई राजा है, उसने अपने पास एक दरबारी कवि जैसा रख लिया है जो मेरे बारे में या जो राजा के बारे में लिखते जाएगा। लेकिन अब क्या था, प्रिंटिंग की टेक्निक आने के बाद अब वो चीज क्या हो गई, वो उतनी पॉपुलर नहीं रह गई। वो क्योंकि मैनुअल वर्क था, उसमें बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग भी था। लेकिन इससे क्या हो गया, इससे काम भी आसान हो गया और टाइम भी बचने लगा। फिर बात करते हैं हम द 19th सेंचुरी। अब 19th सेंचुरी तक आते आते जो हमारे पास देखिए सोसाइटी में बात करते हैं चिल्ड्रेन, वुमेन और वर्कर्स की, इनके पास क्या चेंज है, क्योंकि हमेशा देखिए यही है डिपेंडेंट या डिप्रेस्ड, जिनको हम एक्चुअल में अगर देखें तो इनको उतने राइट्स, उतनी इनकी बातें नहीं होती हैं। बच्चों की बातें कौन करेगा, बच्चे छोटे हैं, सब उनके गार्जियन कहते हैं हम देख लेंगे। वुमेन्स को भी हमने उसी तरीके से सोसाइटी, पहले सोसाइटी हमारी यही थी कि वुमेन्स को हम लोग उतना अप फ्रंट नहीं आने देते थे। और वर्कर्स तो बेचारे हमेशा शोषण ही होता रहता था उनका, तो उनपे रीडिंग का कोई इंपैक्ट था। तो हम देखते हैं कि जो फ्रांस में लगभग 1857 तक में ऐसा हो गया था कि प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी हो गई थी। अब प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी हो गई तो बच्चों को पढ़ाने के लिए किताबें भी चाहिए, तो प्रिंट का एक अच्छा खासा सेक्शन बच्चों की पुस्तकें प्रिंट करने में लग गया। फिर कुछ लोग ऐसे भी थे जो गांव-गांव या टाउन्स में घूम घूम के वहां के लोकगीत वगैरह इकट्ठा करने लगे, और लोकगीत को भी यूं ही नहीं उठा के छाप देते, क्या पता उसमें कुछ वल्गैरिटीज हो, क्या पता कुछ उसमें ऐसा हो जो बच्चों लायक ना हो। तो पहले उसको कलेक्ट करते थे, कलेक्ट करने के बाद एडिट करते थे, जो बच्चों लायक नहीं है उसको उसमें से काट देते थे, ठीक है, या बदल देते थे। उस तरीके से बच्चों को लेके सारी जानकारियां उसमें किताबों में डालते थे। फिर वो तो बच्चों की पुस्तकें छपती थी। उसके बाद औरतों के बारे में बात करते हैं।
तो औरतों में भी धीरे धीरे ये रीडिंग की हैबिट अच्छी खासी डेवलप की गई, क्योंकि लगभग यूरोप में ही जो चर्च की सोसाइटी थी, पहले देखो लिटरेसी रेट एकदम कम था, तो बहुत सारे लोग यहीं पे, जब हमने रिलीजन की बात की थी, तो रिलीजन को मतलब अलग अलग तर्क देने के लिए रिलीजन्स को तोड़ मरोड़ के पेश करने वाले लोग भी थे, और कुछ लोग जो धर्म के लिए ही काम कर रहे थे, या चर्च के लोग या कहीं के लोग किसी और समुदाय मतलब जो रिलीजियस कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं, वो लोग भी अपना मटेरियल छापते थे। वो मटेरियल में ऐसी बातें लिखते थे जो मतलब जीसस को या मतलब जो उनके गॉड हैं उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताना, या उसको और बेहतर तरीके से लोगों को समझाना, ताकि लोग धर्म से जुड़े रहे। तो इस दौरान क्या हुआ था, चर्च ने ही अपने तरफ से एक स्पॉन्सरशिप करी थी कि हम लोगों को लिटरेट करेंगे। गांव गांव में पाठशालाएं टाइप की खुलवाई थी, जहां पे लोगों को पढ़ना और लिखना सिखाया जाता था। तो उस दौरान जो महिलाएं थी उन्होंने भी सीखा, और देखो जब सिखाया जो स्कीम चल रहा था उसमें ज्यादातर बच्चों पर फोकस किया जा रहा था। अच्छा, उसके बाद वुमेन्स भी जब पढ़ने लिखने लगी, तो वुमेन्स को देखा गया कि वो अपना एक क्वालिटी टाइम या एक लीजर एक्टिविटी बना के इस रीडिंग की हैबिट को आगे लेने लगी, और वो उनको पढ़ती भी थी और अपने बारे में लिखती भी थी। बहुत सारी फेमस औरतें भी हैं, उन्होंने जो अपने बारे में जीवन कथाएं या जो मतलब मोटिवेशनल चीजें हैं वो वुमेन से रिलेटेड छापी भी हैं। फिर बात करते वर्कर्स की। वर्कर्स बेचारे देखिए, पहले तो 14-14, 15-15 घंटा फैक्ट्री में काम करते थे, उसके बाद घर आने के बाद खा पी के सो जाए वही बहुत है। तो उसमें तो पढ़ने का कोई स्कोप था नहीं, लेकिन समय के साथ जैसे इनकी लाइफ में भी कुछ चेंजेस हुए, कुछ बेनिफिशियल स्टेप्स लिए गए इनके लिए, जैसे वर्किंग आवर कम किया गया, वेजेस को बढ़ाया गया, तो इनके पास भी समय बचने लगा। जब समय बचने लगा तो ये लोग भी अपना पढ़ाई लिखाई करने लगे उस खाली टाइम में, और अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश में लगे जाने लगे। अच्छा, फर्दर इनोवेशन की बात करते हैं। फर्दर इनोवेशन मतलब उसमें जो प्रिंटिंग टेक्निक थी वो 19वीं सेंचुरी तक आते आते एकदम समझिए कि वो सिलिंड्रिकल प्रेस में कन्वर्ट हो गई, जो लगभग हर घंटे 8000 शीट प्रिंट करने लगी, वो पावर से चलने वाली जो पावर मतलब प्रिंटिंग प्रेस वगैरह बन गई, और उसमें 6-6 तरीके के इंक उंक भी ऐड होने लगे, तो जिससे क्या हुआ कि वो कलरफुल प्रिंट्स निकालने लगा। फिर बात करते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। देखिए, पहले प्रिंट आने से पहले इंडिया कैसा था और बाद में क्या हुआ चेंजेस, इसको जब हम देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया में जब प्रिंट नहीं आया था तो मटेरियल हमने बताया ना कि वो पत्तों उत्तों पे लिखा जाता था, जिसको संभालना बहुत मुश्किल होता था। देखिए, ऋग्वेद भी हमारा पाम लीफ पे लिखा गया था, और समय से समय क्या होता था, उसको हम नए पत्ते पे लिख के पुराने पत्ते को हम जानते हैं वो समय के साथ खराब हो जाएगा, तो हम क्या करते, बार बार उसको नॉलेज को प्रिजर्व करने के लिए बार बार रीराइट करते रहते थे। और जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स थे वो सब इसी तरीके के, चाहे सील्स पे पाए जाते हैं या फिर इन्हीं पत्तों पे या पाम लीव्स वगैरह पे, तो वो बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल हुआ करता था, उनको प्रिजर्व करना उतना इजी नहीं रहता था। लेकिन प्रिंट आने के बाद, अच्छा प्रिंट आया सबसे पहले कहां पे, तो प्रिंट सबसे पहले गोवा में आया था। आपके पोर्चुगीज लेके आए थे, और पोर्चुगीज में भी साधारण व्यापारी लोग नहीं, जो मिशनरी एक्टिविटी करने आए थे, जो धर्म प्रचार करने आए थे क्रिश्चियन का, वो लोग लेके आए थे। और उन्होंने देखा, जब यहाँ आए तो उन्होंने भी लोकल लैंग्वेज जैसे कन्नड़ हो गई, कोंकणी, ये सारी लैंग्वेजेस सीखी, और ये लैंग्वेजेस सीखने के बाद इन्हीं लैंग्वेजेस में अपने मटेरियल को, जो मतलब बाइबल वगैरह है, उसको प्रिंट किया। अच्छा, यहाँ पे बताना मैं भूल गया था कि गुटेनबर्ग ने जो पहली बार प्रिंट किया था वो सबसे पहले बाइबल ही प्रिंट किया था, लगभग 180 कॉपीज प्रिंट की थी, और वही 180 कॉपी बनाने में इनको लगभग 3 साल लग गए थे, लेकिन उस समय के हिसाब से ये काफी तेज काम था। हाँ, तो हम यहाँ पे बात करते हैं, जब इंडिया में प्रेस आया तो कहाँ पे आया, गोवा में। कौन लेके आए, पुर्तगीज लेके आए, और जब लेके आए तो वो कौन लोग थे, वो क्रिश्चियन मिशनरीज थे जो धर्म प्रचार के लिए आए थे। तो वहां पे इंडिया में आने के बाद उन्होंने कोंकणी और कन्नड़ जैसी इंडियन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस सीखी। वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेजेस, वो लैंग्वेजेस सीखने के बाद उन्होंने अपने मटेरियल को उसमें ही प्रिंट करना चालू किया। अच्छा, फिर बात करते हैं हम लोग रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स। जब मटेरियल छापे जाने लगे तो जैसे जो भी मटेरियल छप रहा है उसमें देखिए धर्म का एक मोटा तगड़ा चंक रहता ही था, कि धर्म से रिलेटेड रीतियां और कुरीतियां हो गई। कुछ लोग धर्म के प्रचार में लिख रहे हैं, मतलब उसके सपोर्ट में लिख रहे हैं सारी बातें अच्छी अच्छी, और कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज करने पे लगे हुए हैं, तो उसके बारे में क्रिटिक्स लिख रहे हैं। तो पब्लिक के पास हमेशा दोनों आजादी है। जब भी लिखा जाता था, चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की जाए या यहाँ की भी, तो हमेशा दोनों पक्ष लिखे जाते थे। कुछ लिबरल्स थे जो आजाद विचारधाराएं लिखते थे,
तो कुछ कंजर्वेटिव थे जो पुरानी विचारधाराएं लिखते थे। अब पब्लिक के अपने ऊपर है कि वो किसकी बात मानेगी, क्या करेगी, ठीक है। तो वो हमेशा एक पब्लिक का कैलकुलेटेड डिसीजन होता था दोनों पक्ष देखने के बाद। तो जो रिलीजियस रिफॉर्म्स थे उसमें देखिए बहुत सारे ऐसे, जैसे सती प्रथा के बारे में हो गया, या विडो रीमैरिज के बारे में हो गया, चाइल्ड मैरिज के बारे में हो गया। तो ये सारी बातें हमेशा उसमें खुद न खुद क्या होता था, कहीं ना कहीं से उभर के आती ही थी। और जैसे राजा राम मोहन राय टाइप के लोग थे जो एक सोशल रिफॉर्मर के टाइप से काम कर रहे थे, वो क्या था, वो वापस से समाज में उत्थान का काम कर रहे हैं। तो वो इन्हीं मुद्दों पे अच्छी खासी नॉलेज लोगों को देते थे ताकि उनको पढ़ के जो एक मानसिकता है लोगों की, वो उसको थोड़ा शेप कर पाए, जिससे पब्लिक अपने बारे में, अपने राइट्स के बारे में, या अपनी हिस्ट्री या अपने रिलीजन के बारे में थोड़ा और अवेयर हो सके। क्योंकि जब हम सुनी हुई बातें देखते हैं तो हम सामने वाले का पर्सपेक्टिव देखते हैं कि हमें वो किस तरीके से बताएगी। एक ही घटना को अगर दो लोग बताएंगे तो हम दो तरीके का माइंडसेट डेवलप कर पाएंगे। कभी भी अपनी स्टोरी बताने वाला कभी खुद को विलन नहीं बताता है, हमेशा वो ऐसे घुमा के बताएगा, ऐसा लगेगा कि यार इसकी तो कोई गलती नहीं, जिसके बारे में बता रहा है उसी की सारी गलती है। लेकिन हाँ, जब आप लिखा हुआ एग्जैक्ट टेक्स्ट पढ़ेंगे जहां पे निष्पक्ष होकर आपकी अपनी विचारधारा वहां काम करेगी कि क्या सही है या ये नहीं है, ठीक है, तो वहां पे आप एक बेहतर डिसीजन ले पाओगे। तो प्रिंट ने शायद यही काम किया था कि लोगों को साक्षात्कार करवाया था उन चीजों से कि भाई आप देखो और आप बताओ कि क्या सही है और क्या नहीं है। फिर बात करते हैं न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, जैसे कि जो पब्लिक डिबेट्स वगैरह थे या जो भी समाज के मुद्दे थे। अगर पहली बार बात की जाएगी न्यूज़पेपर छापने की, तो इंडिया में सबसे पहले न्यूज़पेपर छापा था एक अंग्रेज ने, जेम्स ऑगस्टस हिकी नाम था उनका। उन्होंने एक अखबार लॉन्च किया था जिसका नाम था बंगाल गैजेट। उसमें वो मतलब आजादी विचारधारा रखते थे, क्योंकि उसका सबूत हमारे पास, जब वो जो मतलब इंग्लैंड के जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, उनके ही सीनियर ऑफिशियल्स को क्रिटिसाइज करते थे जब वो कहीं ब्राइबरी वगैरह की खबर सुनते थे कि हाँ अंग्रेज घूस ले रहे हैं, अंग्रेज गलत कर रहे हैं, तो उसको भी वो छापते थे। इस वजह से जो उस समय के गवर्नर जनरल वो वॉरेन हेस्टिंग थे, वो इनको कई बार पब्लिकली मतलब इस चीज को पॉइंट आउट भी करते थे, इनको प्रोसिक्यूट करने की भी बहुत बार कोशिशें हुई हैं। तो ये क्या था, पहली बार जब प्रिंटिंग प्रेस की बात करोगे तो आपको जेम्स ऑगस्टस हिकी का नाम लिखना है। अच्छा, बाद में क्या था, धीरे धीरे देखते देखते बहुत सारे और पब्लिकेशंस आने लगे, जिसमें क्या था, जिसमें आपके जैसे बाल गंगाधर तिलक वगैरह थे जो केसरी वगैरह आपका न्यूज़पेपर चलाते थे। उसमें अलग अलग लोग अलग अलग विचारधाराएं अपनी प्रकट करते थे। बहुत लोगों ने उसमें, जैसे अंबेडकर साहब हो गए, ज्योतिबा फूले हो गए, या रामास्वामी नायकर, ईवी रामास्वामी नायकर, यानी जिनको हम पेरियार के नाम से जानते हैं, वो लोगों ने उसमें अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया है डिप्रेस्ड लोगों को लेके, मतलब कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब हैं, उनकी क्या क्या दुर्दशाएं हैं या उनको उत्थान में क्या क्या होना चाहिए, ये सारी बातें उन्होंने लिखी हैं उसमें पब्लिकली। तो उसको पढ़ के लोग जागरूक हुए, अपने अधिकारों की मांग करने लगे, या जो शोषण हो रहा था उसके खिलाफ वो बोलना चालू कर दिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमको इसी से मिलती है। फिर बाद में हम बात करते हैं प्रिंट एंड सेंसरशिप। प्रिंट एंड सेंसरशिप मतलब, जैसे प्रिंट था, आप कुछ भी छाप रहे हो तो उसकी कुछ ना कुछ ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आप कुछ भी नहीं छाप सकते, उसका कुछ छाप रहे हो तो मान लो उस समय की जो गवर्नमेंट है उसको भी ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि पब्लिक में क्या मैसेज जा रहा है, इससे पब्लिक में क्या अराजकता फैल जाएगी या पब्लिक इसको किस तरीके से हैंडल करेगी। तो ये सब देखने के लिए कोई ना कोई प्रतिबंध, सेंसरशिप या मतलब जो कह लें सेंसरशिप मतलब होता है प्रतिबंध, वो प्रेस पे लगना चाहिए था, उनको ये लगता था। तो इस वजह से कई बार ऐसी कोशिशें हुई हैं कि जो प्रेस पे नियंत्रण पाने के लिए भाई कुछ भी कोई ना छाप दे, आजाद, मतलब ऐसा नहीं है कि आप पब्लिक में दंगा भड़का दीजिए कुछ छाप के। और इसके इतिहास भी रहे हैं, बहुत बार पब्लिक में ये लिखने पढ़ने या छापने से, पैम्फलेट बांटने से ही क्रोध आक्रोश बढ़ा है, तो सबको डर रहता था। तो हमारी जो उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भी एक ऐसा एक्ट लाई थी जिसका नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसमें तहत क्या था कि जो वर्नाकुलर मतलब जो लोकल लैंग्वेज में, जो गुजराती, मराठी, बंगाली, ये सब लैंग्वेज में न्यूज़पेपर चल रहा था, उनको जब कुछ छाप रहे हैं तो उसी अखबार में उनको अपने प्रिंटिंग प्रेस का एड्रेस, मालिक का नाम और सारी डिटेल्स देनी होती थी। तो जैसे ही कुछ उसमें गड़बड़ सड़बड़ छपता था तो फटाक से उन पे एक नोटिस जाता था और नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक रिपीट होने से उनका जो प्रेस है वो कन्फिस्केट कर लिया जाता, मतलब जब्त कर लिया जाता था, बंद करा दिया जाता था वो।
फिर भी हालांकि इससे नहीं था कि सब डर गए। जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी का जो केसरी वगैरह जैसा न्यूज़पेपर था वो चलता रहा, कई सारे संघर्षों के बावजूद बाद में मिली है आजादी। ऐसे नहीं था कि कोई ऐसा कानून आया तो फटाक से वो लागू हो गया और पूरी तरीके से सफल हो गया। हर कानून का या हर नियम का विरोध होता है कहीं ना कहीं पे, सबको एक बात पे कोई सबको राजी नहीं कर पाया है। तो आई होप ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। कुछ आप लोग खुद से भी रीड करेंगे और मेरा इतना नरेशन आपको हेल्प कर देगा ये चैप्टर को बेहतर तरीके से समझने के लिए। ठीक है, इस चैप्टर में कुछ भी नया नहीं है, आपको यही सारी बातें घूम फिर के हर आंसर में आ जानी है। तो कुछ जो पॉइंट्स हैं एक बार आप रीड करेंगे और ये वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।